Hello everyone, I welcome you all to my channel Mechanical Major. फ्रेंड्स, एसएससी जेई 2020 का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम एसएससी के बारे में जान रहे होंगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली बता दूं, इस वीडियो में मैंने टॉप 20 ऐसे फैक्ट्स को कवर अप किया हुआ है जो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तब से लेके आपके फाइनल सिलेक्शन तक, और इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, वो सब चीज़ें पूरा इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। स्पेशली जो न्यू कैंडिडेट्स हैं या जो अपीयरिंग एसएससी 2020 के लिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे उनका ये सेकंड अटैम्प्ट हो या थर्ड अटैम्प्ट हो, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये रहेगी, इन 20 फैक्ट्स को सुन लेंगे, ये मेरी क्लैरिफिकेशन सुन लेंगे, तो शायद आप लोग जो कमेंट्स करते हैं या जिनको छोटे छोटे डाउट्स रह जाते स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ज्वाइनिंग तक, आप जब तक डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर लेते कितने प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये पूरा इस वीडियो में कवर अप होने वाला है। सो फ्रॉम माई साइड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसे अगर आप लोगों ने एसएससी का फॉर्म अभी फिलअप किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। कुछ गलतियों का रिपीटेटिव मेरे पास कमेंट्स आता है, उनको मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, और कुछ ऐसे रिप्लाईज, ऐसे मेरे कुछ रिप्लाई रहते हैं जो शायद उनको क्लियर नहीं हो पाते। तो वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा और एंड तक आपको बताऊँगा किस तरीके से एसएससी का पूरा प्रोसीजर चलता है, स्टार्टिंग से लेके आपके ज्वाइनिंग तक का। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, फॉर्म आया हुआ है आप लोगों का, 1 अक्टूबर से फॉर्म आ चुका है। 38 अक्टूबर तक आपको फिलअप करना है, 30 अक्टूबर तक वो आपको कंप्लीट करके भेजना है। इस बार जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, जो प्रीवियसली पहले इनसे 2019 या 18 में नहीं थी, वो स्पेशली आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिस दिन आपका फॉर्म आया है उसके कुछ ही घंटे पहले नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग आपके फोटोग्राफ्स के नीचे आपको डेट ऑफ फोटोग्राफ्स का मेंशन करना है। ठीक है, दैट मीन्स एक फॉर्मेट आपको है कि पासपोर्ट साइज के नीचे जो फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करनी है, उनके नीचे आपको वो डेट ऑफ फोटोग्राफ्स आपको मेंशन करना है। तो बहुत लोगों ने गलती की है, उसका रिपीटेटिव मुझे जो कमेंट आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर अगर हमने अपलोड नहीं किया है या हमने नॉर्मल फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिया है तो उससे क्या होगा। तो एज पर एडवर्टीजमेंट मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सुनने में शायद आपको बुरा लगे, बट यही है फैक्ट। ठीक है, अभी तक एज ऑन डेट एसएससी ने कोई भी अमेंडमेंट का लिंक आप लोगों को अवेलेबल नहीं करवाया है। तो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं उनके लिए ऑप्शन बनता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सिर्फ ये बन सकता है जिसके लिए अभी भी कुछ क्वेरीज और कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल कर रखा है कि जो लास्ट ईयर के रिजेक्शन वाले फॉर्म्स आए हुए हैं, स्पेशली अभी एक कैंपेन चल रहा था जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरा आया हुआ था, आई बटन में उसका लिंक आप लोग देख रहे होंगे, सिमिलर डेट्स फॉर एसएससी जेई का। उसमें भी एक पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द एसएससी जेई एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी एक पॉइंट वहां पे ऐड किया गया है। तो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं उनके लिए फॉर्म रिजेक्शन है। कुछ डुप्लीकेट फॉर्म वाले भी फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे एसएससी 2019 के। ठीक है, वो लिस्ट भी आ चुकी थी एसएससी की वेबसाइट पे। तो अगर आप लोग सेकंड फॉर्म भी फिलअप करते हो, दैट इज द सेकंड ऑप्शन कि आप लोग एसएससी जेई 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने विदाउट डेट ऑफ फोटोग्राफी वाला फोटोग्राफ अगर आप लोगों ने अपलोड किया हुआ है, या आपका फोटोग्राफ ब्लर आपको दिख रहा है, या सिग्नेचर जो आप लोगों ने अपलोड किया है वो ब्लर है। ठीक है, वो क्लियर कट विजिबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है कि फोटोग्राफ्स के बाद लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हमारी यूनिवर्सिटी शो नहीं कर रही है, या हमारा जो यूनिवर्सिटी का नाम था वो शॉर्ट ऑफ हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो पॉप डाउन मेनू आप लोगों को दिखता है रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ योर यूनिवर्सिटी। स्पेशली जो डिप्लोमा या डिग्री जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, एक लास्ट में आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो जिनके भी यूनिवर्सिटीज़, आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ उस लिंक में अवेलेबल है कि नहीं है, वो मेनू में, वो पॉप डाउन मेनू में आप लोगों के अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको अदर्स वाला ऑप्शन यूज करके अपना फॉर्म को फिलअप करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एग्रीगेट को लेके बहुत लोगों का डाउट था कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, बट 1 जनवरी 2021 जो आपकी क्रूशियल डेट है फॉर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री और डिप्लोमा, उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जो एग्रीगेट मार्क्स आप लोगों के आए हुए हैं, एवरेज मार्क्स जिसको बोला जाए, अप टू योर लास्ट सेमेस्टर, जो लास्ट रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर हुआ है वहां तक, वो आप लोग फिलअप कर सकते हैं।
एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब प्रॉब्लम होती है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा एग्रीगेट गलत पाया गया तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ऐसा कंडीशन नहीं होता। आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रहेगी। मार्क्स स्पेशली मैं बता दूं फ्रेंड, बहुत लोगों को डाउट है कि सर मेरे 10th में इतने मार्क्स है, 12th में इतने मार्क्स हैं, डिग्री में इतने मार्क्स हैं, तो क्या ये एसएससी जेई सिलेक्शन में इफेक्ट करता है? तो इसका कोई परसेंटेज का, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, इसका कोई भी क्राइटेरिया अभी तक एसएससी जेई ने पब्लिश नहीं किया है। किसी भी एडवर्टीजमेंट में अप टू एसएससी 2020 ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये एश्योर करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, जो भी ऑटोनोमस बॉडी है, उनको आपका फाइनल रिजल्ट या आपकी फाइनल डिग्री जो है वो 1 जनवरी 2021 से पहले आप लोगों को मिल जानी चाहिए। ये बस चीज़ आपको एंश्योर करनी है आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेजेस से, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो था स्पेशली फॉर्म फिलअप का पॉइंट। बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा है कि सर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। पेमेंट का मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जनरली अभी जो यूपीआई के थ्रू अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि यूपीआई का पेमेंट फेल हो जा रहा है या 2 से 3 दिन तक वो स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा है रिगार्डिंग, स्पेशली रिगार्डिंग द पेमेंट। बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं हुआ है तो आप लोग वो पेमेंट को कैंसिल कर दीजिए। दैट मीन्स उस मोड से आउट हो जाइए, आप लोग फिर से दूसरे मोड में चले जाइए, आइदर ऑफलाइन मोड और योर क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग मोड, ठीक है। तो ये 2 मोड से क्लियर कट पेमेंट हो रहा है। जिनका भी पेमेंट फंसा हुआ है या स्टेटस ऑन प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है, 2 दिन तक अगर क्लियर नहीं होता है, 3rd डे इसका एक और ऑप्शन है। आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट मोड से हटके आपको ऑफलाइन के मोड में एक बार इंसर्ट होना है। दैट मीन्स उसमें एंटर होना है, वहां से आपको ऑफलाइन का चालान जनरेट करना है एंड देन यू कैन मूव आउट फ्रॉम दैट ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड से आप लोगों को बाहर आना है, अगेन आपको फिर से एंटर करना है ऑनलाइन मोड पे। अब आपको यूपीआई या आपने जो भी मोड पहले सेलेक्ट किया था ऑनलाइन का वो सेलेक्ट नहीं करना है, आपको किसी सेकेंडरी मोड पे जाना है, सेकंड मोड पे जाना है ऑनलाइन का। वहां से अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का पेमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। जिनका भी अपडेट नहीं दिखा रहा है, एसएससी तुरंत अपडेट नहीं कर रही है, सो यू कैन वेट अप टू 24 to 48 आवर्स ऑफ टाइम। 48 घंटे मिनिमम लग रहे हैं पेमेंट को अपडेट होने में। अभी ऑलरेडी क्रूशियल डेट्स आज नियर बाई है, 30 अक्टूबर क्लोजिंग डेट है आप लोगों का। तो इन चीज़ों का एश्योर कर लीजिए। 2 दिन बाद अगर फिर से ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप लोग ऑफलाइन चालान किसी बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दीजिए, उसको आप लोग री एंटर कर दीजिए अपने पेमेंट में, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो था हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। ऑलरेडी इसमें मैंने 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लियर कर दी हैं। एसएससी जेई का जो आप लोगों का एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, एसएससी आप लोग अप्लाई किए हुए जेई का फॉर्म, उसके रिगार्डिंग अब बात आती है कि शॉर्ट ऑफ योर सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। बहुत लोगों का डाउट है जो स्टार्टिंग में अभी मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा हूं, मुझे इनके बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो आप जरूर बनाइएगा। अभी फिर से फ्रेशर ऑलरेडी मैंने आपके चैनल पे वीडियो देखा हुआ है, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। पैटर्न अगर आप लोग देखते हैं तो एसएससी में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब चीज़ें आपको एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत लोगों को मैंने देखा है बिना एडवर्टीजमेंट पढ़े सिर्फ आप डायरेक्ट चले जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में। नॉट ओनली फॉर एसएससी जेई, किसी भी फॉर्म की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि आप लोग सबसे पहले पूरे एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। बिकॉज छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं वो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं और वो आपके, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग पेपर भी अटेम्प्ट कर लोगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बट जब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या कुछ जॉब्स में या कुछ एग्जाम्स में इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तब प्रॉब्लम होती है कि आपने ये डेटा मिस किया था और आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेरा जस्ट एडवाइस रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि एटलीस्ट आप लोग एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़िए। बहुत लोगों का आ रहा था कि सर मैंने यूनिवर्सिटी का नाम गलत फिलअप कर दिया है, या एक ही यूनिवर्सिटी 2-3 लोकेशंस में है तो मैंने किसी दूसरे लोकेशन वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक कहना चाहिए कि विजुअल मिस्टेक है, आपने देखने में गलतियां की हैं और जल्दबाजी में आपने फॉर्म फिलअप करने के चक्कर में गलती कर बैठे हो। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज़ आप लोग एफिडेविट प्रिपेयर करके या एसएससी को लिख के चीज़ें अमेंड कर सकते हो, बट फाइनल सबमिशन के बाद आप इन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकते एज पर कि एसएससी ने अभी तक कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी मॉडिफिकेशन का लिंक अवेलेबल आप लोगों को नहीं कराया है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न में। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 200 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, 120 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये है आपके पेपर 1 का पैटर्न। इन 200 क्वेश्चन में
आप लोगों को 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, और आप लोगों का 100 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका टेक्निकल पार्ट होता है, जिसमें आपको आपके स्ट्रीम का 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। अब बात आती है फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है, ट्रिपल ई है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ट्रिपल ई को डबल ई के इक्विवेलेंट मानती है, और उनकी यूनिवर्सिटीज में डबल ई नहीं बल्कि ट्रिपल ई को ही इक्विवेलेंट टू डबल ई माना जाता है। अगर उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है रिगार्डिंग इक्विवेलेंस ऑफ ट्रिपल ई टू डबल ई, अगर उनकी यूनिवर्सिटी ये इशू करती है, मुझे पता चला है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा भी सर्टिफिकेट इशू करती हैं, तो वो कैंडिडेट्स उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप लोग डबल ई के बेसिस पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये तीनों ब्रांच के कैंडिडेट्स डबल ई से फॉर्म आप लोग फिलअप नहीं कर सकते हो, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग डबल ई से भले फॉर्म आप लोग फिलअप कर लो, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो प्योर सिविल इंजीनियरिंग के हैं कैंडिडेट्स वही एलिजिबल हैं एसएससी जेईई 2020 के लिए। मैकेनिकल में एक स्ट्रीम और है जो ऑटोमोबाइलिंग का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिन्होंने भी कर रखा है वो भी एसएससी जेईई के लिए एलिजिबल हैं, बट उनका जो भी करस्पॉन्डेंस होगा, जो भी एग्जाम्स होंगे, उनको एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स बन के ही अपीयर करना पड़ेगा, एंड उनका जो भी फाइनल इवैल्यूएशन होता है, सिलेबस जो है, सिलेबस आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान देके सुन लीजिए, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल के कैंडिडेट्स हैं उनके। अब एक प्रॉब्लम इस साल फेस करने को मिला, जो मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर मेरा मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन का ब्रांच है, तो मुझे एलिजिबल नहीं किया जा रहा है बिकॉज उसमें ऑटोमेशन भी है, प्योर मैकेनिकल नहीं है, प्योर ऑटोमोबाइल नहीं है, उसमें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन लिखा हुआ है। तो उनके लिए भी ऐसा था कि उनको शॉर्ट ऑफ एट द लास्ट मोमेंट अलाउ कर दिया गया था, बीइंग अ प्रोविजनल कैंडिडेट। उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें प्रोविजनल लेके उनको क्लियर नहीं किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले हैं प्रोविजनल बेसिस पे उनको अलाउ किया गया है, बट नॉट 100% थ्रू क्लियर। ठीक है, तो ये आप लोग कन्फर्मली नहीं बोल सकते, जिनका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है वो अलाउड है, जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो अलाउड है। अब बात आती है फ्रेंड्स पेपर 2 की। पेपर 2 में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे आप लोगों ने डिप्लोमा डिग्री में आप लोग अपीयर होते थे। ठीक है, आप लोगों के पास 300 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, उन 300 नंबर के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर 1 में आप लोगों का कैलकुलेटर जो रहता है वो अलाउड नहीं रहेगा, पेपर 2 में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है रिगार्डिंग कि कैलकुलेटर क्यों अलाउ किया गया है, एग्जाम्स में नहीं होता। तो आपको अपने साइड से कॉन्फिडेंट रहना है कि ये चीज़ें हमको एडवर्टीजमेंट में शो की गई थी और हम इसलिए कैलकुलेटर अवेलेबल लेके आए हैं हमारे साथ में। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पेपर का पैटर्न। सिलेबस में अगर आप लोग देखते हैं तो बुक्स के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि सर बुक्स के बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन से बुक्स अच्छे होते हैं, कौन से बुक्स से हम स्टडी कर सकते हैं। उन सभी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस की बात हो, रीजनिंग की बात हो और टेक्निकल की बात हो, ये 3 पोर्शन होते हैं मेनली जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत लोग कर रहे थे, मेरे पास कमेंट आया था, मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। एप्टीट्यूड का पोर्शन एसएससी से अब हटा दिया गया है, पहले आप लोगों के पोर्शन में था, बट अभी सिर्फ आपको रीजनिंग की स्टडी करनी है। रीजनिंग का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है फ्रेंड्स, आई बटन में आप लोगों को उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशली रीजनिंग में कौन कौन से स्पेशल टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक कितना कितना कवरेज करता है आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं, रीजनिंग का ऑलरेडी मेरा वीडियो आ चुका है, 60 to 70% पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेस्ट 30 to 40% विद इन 15 डेज वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट स्टार्टिंग अगर आज के डेट से हम काउंट करते हैं तो। और उसके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट मैंने कुछ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें नोट्स एंड प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूं, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि 2020 के लिए सर 19 के लिए नहीं हो पाया, बट प्लीज़ आप अपने चैनल के थ्रू 2020 का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक जरूर स्टार्ट कीजिए। तो वो हमने स्टार्ट कर दिया है, हमारे एक सर हैं, नॉट मी, हमारे एक सर हैं, वो इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। वो पूरा का पूरा आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का टॉपिक प्लस करंट अफेयर का टॉपिक, वो ओवरऑल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में एक बहुत मज़ेदार चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बट उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल में जनरल अवेयरनेस भी अब कंप्लीट होने वाला है,
अब बात आती है जो टेक्निकल पोर्शन की। तो टेक्निकल पोर्शन में मैंने एश्योरिटी दी है फ्रेंड्स, मैकेनिकल की चीज़ें मैं पूरी कवर अप करवा दूंगा आप लोगों का बिफोर 30 to 45 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, वो सब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा इस चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, या जो भी मोड हम बताएंगे उसके थ्रू आपके पास नोट्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल की बात आती तो इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट्स प्रैक्टिस सेट वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जिस भी आप लोगों को टॉपिक या सब्जेक्ट में डाउट है वो क्वेरी मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक में आपको डाउट है या किसका आपको एक्स्ट्रा कोई गाइडेंस चाहिए, टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनका गाइडेंस चाहिए, वो भी मैं चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा। सेम केस फॉर सिविल, सिविल में जो भी टॉपिक में डाउट है, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न आ सकता है, ठीक है, जो हम एजम्पशन लेते हैं, किस तरीके का मोस्ट प्रोबेबली किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे 2020 में, वो मैं जरूर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। इवन मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, ये सभी चैनल में आप लोगों को विद इन 15 डेज और अ मंथ आप लोगों के लिए सब धीरे धीरे अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने ये पूरी प्लानिंग कर रखी है और इसमें थोड़ा सा इसको प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में हमको टाइम चाहिए। जस्ट वी नीड अ 15 डेज और 1 मंथ ऑफ टाइम, सब चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात आती है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा एग्जाम का। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर एसएससी में क्या इंटरव्यूज भी होते हैं, तो मैं उनको क्लियर कर दूं। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने क्लियर कट डिक्लेयर कर रखा है फॉर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट, फॉर ग्रुप सी पोस्ट एंड फॉर ग्रुप डी पोस्ट कोई भी इंटरव्यूज कंडक्ट अब नहीं होंगे। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2015 का था, इसलिए 2015 तक आप लोगों के एसएससी में इंटरव्यूज होते थे। उसके बाद से आप लोगों के इंटरव्यूज बंद हो गए हैं, सिर्फ आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आफ्टर क्लियरिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो ये वाला डाउट आप लोग अपने दिमाग से हटा लीजिए, इंटरव्यूज नहीं होते। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स। ये तो था रिगार्डिंग योर पेपर 1 पेपर 2। अब बहुत लोगों को डाउट है कि सर आगे की प्रोसीजर हमको क्लियर नहीं होती। बहुत लोगों की क्वेरीज आती है कि सर पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, कितने दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके कितने दिन बाद हमारी ज्वाइनिंग आती है, कैसे मेडिकल होता है। तो पेपर 1 पेपर 2, जिसने पेपर 1 क्लियर किया फ्रेंड्स, उनका ही पेपर 2 एवेलुएट होता है। उनको सेकेंडरी मोड मतलब पेपर 2 के लिए उनको एलिजिबल माना जाता है एंड देन दे अपीयर फॉर पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 जिनका क्लियर होता है उनको देन अगेन कॉल आउट होता है, एक सेकंड लिस्ट आती है आफ्टर पेपर 2 कि इन कैंडिडेट्स को अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं बता दूं फ्रेंड्स, वो आपके जिस रीजन से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उसी रीजनल ऑफिस में जाके आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने लाइव सेशन पे इन चीज़ों को क्लियर किया था। इवन मेरा एक वीडियो भी अवेलेबल है, आई बटन में उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लेके जाने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या गलतियां आप लोगों की नहीं होनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, क्रूशियल डेट, स्पेशली जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, हमारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, उनके लिए उनको जो सेंट्रल का उनका फॉर्मेट में उनको सर्टिफिकेट बनवाना है अपने कास्ट का, ठीक है, वो सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट 30 अक्टूबर 2020, 30th ऑफ अक्टूबर 2020 के पहले का होना चाहिए उनके पास एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा के हैं, जो एमईएस, बीआरओ एंड डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में एलिजिबल होना चाहते हैं, तो उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इससे रिलेटेड बहुत लोगों का डाउट है कि सर किस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहां से एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए आफ्टर योर एजुकेशन, दैट मीन्स जिस दिन आप लोगों ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है उस दिन के बाद से ही आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। टोटल ऑफ 730 डेज, 365 मल्टीप्लाइड बाय 2, 730 डेज या 2 इयर्स उसमें लिखा होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें क्या होनी चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग से रिलेटेड कुछ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट फर्म से है तो प्राइवेट फर्म शॉर्ट ऑफ आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए। सभी कंपनी जनरली आईएसओ सर्टिफिकेशन, बहुत सारी कंपनीज का नहीं होता, तो आईएसओ सर्टिफाइड वो कंपनी होनी चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का है तो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए आपको कोई भी आईएसओ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। अब उसमें लोगों का कहना था कि सर मेरा प्रोडक्शन में या डिजाइन में, तो वो इन 3 मेन फैक्टर जो है कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग, उससे अगर रिलेटेड है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर ये एक्सपीरियंस क्या फॉर्म फिलअप करने के बाद भी हम कर सकते हैं, तो ये गलत है। जिस दिन आपने फॉर्म फिलअप किया उसके एक दिन पहले, ये एसएससी नोटिफिकेशन जो 1 अक्टूबर आया है वो उसको आप डेडलाइन ले लीजिए, उसके पहले दैट मीन्स 30 सितंबर तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग अभी वर्किंग हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग शो करते हैं कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस सर इस डेट तक हो चुका है, वो ऐसा काउंट नहीं होगा।
फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वो कंप्लीट होना चाहिए 30 अक्टूबर से पहले, और उसी क्रूशियल डेट को आप लोग मान लीजिए कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी उस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्पेशली रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसके विद इन 30 और 45 डेज एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। वो लिस्ट आने के बाद आप लोगों का एक स्पेशल लिस्ट कहना चाहिए कि कट ऑफ लिस्ट जो है एसएससी डिक्लेयर करती है, और वो कट ऑफ रहता है डिपार्टमेंट्स का कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल मार्क्स की लिस्ट आती है कि कितने मार्क्स इस कैंडिडेट्स को मिले हैं, उसी टाइम पे एक और लिस्ट आ जाती है स्पेशली कट ऑफ के ही नीचे बन के रिगार्डिंग कि मिनिमम मार्क्स किस कैंडिडेट को, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिस भी डिपार्टमेंट का, उसका एक मिनिमम मार्क्स वहाँ पे शो कर दिया जाता है कैटेगरी वाइज। तो एटलीस्ट आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ था फाइनली, ठीक है। अभी तो वो पेपर 1 पेपर 2 के बाद आपको मार्क्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कितने नंबर से सपोज आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने सेफ्टी मार्जिन से हुआ है, और अगर समहाउ कुछ मार्क्स आपका मिस हो गया है इस बार का सिलेक्शन या लास्ट ईयर का सिलेक्शन, तो वो कितने मार्क्स से आपका मिसअप हो गया है। इसलिए लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स भी कट ऑफ के साथ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, सो दैट ये क्लैरिटी रहे कि कितने मार्क्स से आपका एग्जाम जो है इस बार रह गया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग चाहते हैं तो उनको कवर अप करके कोई अच्छा डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। मेरिट आने के बाद फ्रेंड्स डिपार्टमेंट के साइड से अब यहाँ तक एसएससी का वर्क ओवर हो जाता है। अब एसएससी क्या करती है कि आप लोगों को रिगार्डिंग योर कट ऑफ और आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना प्रेफरेंस दिया हुआ था, उस प्रेफरेंस के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट अलॉट करती है। जो प्रेफरेंस आपने दिया था डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिलेटेड टू योर कैटेगरी, आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। अब जब डिपार्टमेंट अलॉट हो गया तो विद इन 15 to 30 डेज ऑफ टाइम डिपार्टमेंट अपने साइड से एक नॉमिनल फॉर्म जनरेट करती है या डिक्लेयर करती है, और उसमें आपको स्पेशली रीजन या स्टेट का प्रेफरेंस पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है बिकॉज ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी पोस्टिंग पॉलिसी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने के टाइम साइन कर रखी थी कि हम ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग जाएंगे, ठीक है। बट आपके डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, आपने अच्छा रैंक लिया है, तो अगर आप लोग अपने स्टेट का या अपने सॉर्ट ऑफ रीजन का प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं और अपने बेस्ट रैंक का एक फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं, तो ये फ़ायदा आपको अब मिलता है कि आप लोग नियर बाय योर होम स्टेट और आइदर इन योर होम स्टेट और होम टाउन भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, बिकॉज आपने एक अच्छा रैंक लेके आए हो, और बीइंग उस डिपार्टमेंट में आपका रैंक अच्छा है तो आपको वो नियर बाय आपके होम पोस्टिंग दे सकते हैं। तो इसका भी एक नॉमिनल फॉर्म आप लोगों को मंगाया जाता है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपका होम एड्रेस को कंफर्म किया जाता है। बहुत लोगों को डाउट था कि सर मेरा करस्पॉन्डेंस और होम एड्रेस में भी 6 महीने या साल भर में चेंज हो सकता है। तो इस टाइम में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि डिपार्टमेंट का अगर नॉमिनल फॉर्म आता है तो वहां पे आप अपने होम एड्रेस की डिटेल्स भी दे सकते हैं, जिस डिटेल्स पे या जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू किया जाएगा। बिकॉज जब स्टेट का अलॉटमेंट या रीजन का अलॉटमेंट होगा उसके बाद ही आपका फाइनल एक पोस्टिंग, जो जिस ऑफिस में आपको पोस्टिंग किया जाना है या जिस पर्टिकुलर सिटी में आपको पोस्ट होना है, वो उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाता है, और उसी डिटेल्स के बेसिस पे आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, एक मेडिकल का भी फॉर्मेट आप लोगों को भेजा जाता है। उस मेडिकल फॉर्मेट में आपको क्लियर कट मेंशन रहता है कि कौन कौन से टेस्ट आप लोगों को कराने हैं। अगर बात की जाए बीआरओ की, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए ये प्रोसीजर चलता है कि ज्वाइनिंग के साथ आप लोगों को मेडिकल भी फॉर्मेट दिया जाएगा। आपको नियर बाय किसी हॉस्पिटल से इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके, जो भी टेस्ट हैं फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, सीनियर सर्जन के साइन एंड अटेस्टेशन लेके, ज्वाइनिंग लेटर के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आपको आपके पर्टिकुलर ऑफिस में जाना है और वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। अब बीआरओ वालों के साथ क्या होता है, जिनको बीआरओ में सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स, उनको मेडिकल के लिए पहले बुलाया जाएगा। बहुत लोगों को डाउट है कि सर पहले ज्वाइनिंग आएगी कि पहले मेडिकल होगा, तो क्लियर कट लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में, आप लोग पढ़ लेंगे कि जिनका भी मेडिकल क्लियर होगा उन्हीं को फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी बीआरओ में। दैट मीन्स अगर आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया, आपने पेपर 2 क्लियर कर लिया, आपने कट ऑफ भी क्लियर करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपने पोजीशन बना लिया, और बीइंग अ रैंक होल्डर आपको बीआरओ अलॉट हुआ है, तो सबसे पहले आपको जो इनका ग्रिफ्ट सेंटर है पुणे का, वहां बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। वहां आप लोगों का पूरा मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है।
बाकी डिपार्टमेंट में आप लोग समहाउ थोड़े मार्जिन से अगर कुछ है चीज़ें उनको मैनिपुलेट कर सकते हो और वहाँ पे अपना मेडिकल बनवा सकते हो, बट बीआरओ का मेडिकल समहाउ टफ है। बीआरओ में स्पेशली इसलिए मेल कैंडिडेट्स को एंटरटेन किया जाता है और उनका ही सिलेक्शन होता है, फीमेल कैंडिडेट्स बीआरओ के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, तो जिनका भी मेडिकल क्लियर होगा, आफ्टर क्लियरिंग मेडिकल ओनली आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू किया जाएगा। ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले मेडिकल होगा एंड देन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, कौन से रीजन है, कौन से ऑफिस में जाके आप लोगों को ज्वाइन होना है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल मेडिकल का प्रोसीजर। ज्वाइनिंग के बाद फ्रेंड जो भी आपको पोस्टिंग लोकेशंस मिलती है, जो भी सिटी मिलता है, उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके एक टेंटेटिव टाइम मिलता है, नियर बाई 30 to 45 डेज का टाइम है आफ्टर रिलीजिंग योर ज्वाइनिंग लेटर, कि आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि इस डेट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अभी जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं बता दूं, ठीक है, कि अभी लोगों को प्रॉब्लम ये है कि सर पोस्ट कम आ रही है। उसका रीजन भी एक है, जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पोस्ट कम क्यों आ रही है। तो उसका रीजन भी है फ्रेंड्स कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। एंड गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब तक इंडिविजुअल या जो कैंडिडेट है उनसे फाइनल क्लैरिफिकेशन ना आ जाए कि हाँ मैं ज्वाइन नहीं करूंगा या मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, मे बी नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करूं, एक्सटेंशन पीरियड में वो चले जाते हैं। इसी वजह से ना वो ज्वाइन करते हैं, ना वो पोस्ट को फाइनली नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल बनाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप लोग अपनी ज्वाइनिंग और ये सब फॉर्मेलिटीज को अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। इन केस यू डोंट वांट टू ज्वाइन द डिपार्टमेंट, आप प्लीज डिपार्टमेंट को लिख दीजिए कि आई डोंट वांट टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइनिंग नहीं करनी है। जो भी रीजन होगा आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट एट ए टाइम विद इन अ मंथ और 45 डेज वो डिपार्टमेंट को क्लियर हो जाए कि एक पोस्ट वैकेंट रह गया है जो लास्ट ईयर की वैकेंसी से मिलना था, जस्ट बिकॉज ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो डिपार्टमेंट के पास तुरंत डेटा अवेलेबल रहता है और वो एसएससी को फॉरवर्ड कर सकती है कि आप लोग नेक्स्ट ईयर के रिक्रूटमेंट में इन चीजों को अडॉप्ट कर लीजिएगा, ये पोस्ट को आप अपने में ऐड कर लीजिएगा रिलेटेड टू अवर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स ओवरऑल। राइट फॉर्म फिलअप करने से लेके आपको जब तक ज्वाइनिंग ना आ जाए, इतनी सारी प्रोसीजर्स आपको फॉलोअप करने हैं। बाकी चीज़ों का ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बना हुआ है। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, थ्रू दिस चैनल मैकेनिकल मेजर, कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अब इस चैनल के थ्रू अवेलेबल कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएस की क्लासेस चल रही हैं। जीएस का एक सैम्पल नोट मैंने पोस्ट किया हुआ था यूट्यूब में भी, इवन टेलीग्राम चैनल पे, कि इस तरीके से हम नोट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस का। सेम आपका वैसे ही प्रिपेयर होगा फॉर योर टेक्निकल एंड फॉर योर रीजनिंग ऑल्सो। तो जो भी कैंडिडेट्स इन चीज़ों को अवेल करना चाहते हैं उनके लिए हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही वो नोट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारा पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हमको प्रिपेयर करनी है रिगार्डिंग, हमने प्लान किया हुआ है नोट्स का, उसमें मॉक टेस्ट का एंड शॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये कुछ सेट्स हमको अवेलेबल करवाएंगे। जिनको नोट्स नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, वो भी हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो जस्ट वी नीड सम टाइम कि हम इन चीज़ों को फॉर्मूला, जो भी चीज़ें हमको करना है उसमें ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स, जीएस का जो आप लोगों का चल रहा है वीडियोस, और उसके साथ में हम जो नोट्स देंगे इवन फॉर योर रीजनिंग, वो स्पेसिफिकली आप लोगों के एसएससी एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। नोट्स वीडियोस का कंटेंट आप लोग अपने किसी और एग्जाम्स के लिए भी उन नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी जो हम स्पेशली मॉक टेस्ट और सब प्रिपेयर करेंगे वो आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए फोकस्ड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर हमने नोट्स लिया और वो दूसरे एग्जाम्स में वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। इन केस यू वांट कि आपके भी किसी स्टेट पीसीएस या रिलेटेड टू और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी अगर आपको नोट्स या ऐसा कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल में हमको पोस्ट जरूर कर दीजिएगा, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा कि हमको पर्टिकुलर इस एग्जाम या इससे रिलेटेड नोट्स भी अवेलेबल करवाइए, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाइए, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो जस्ट वी नीड अ टाइम ऑफ अ मंथ कि हम इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके, पूरी चीज़ों को फॉर्मुलाइज करके अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लें। किस मोड और किसके थ्रू हम आप लोगों को उस नोट्स को सेंड करेंगे या कैसे हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल में या यूट्यूब में पोस्ट करके आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी वीडियो में पूरा का पूरा मैंने चीज़ों को कवर अप कर लिया था। फिर भी कोई भी डाउट रहने पे आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल रहेगा। प्लस अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये चीज़ें हमको क्लियर नहीं हुई हैं, तो वो प्लीज़ आप एक बार से और क्लैरिफाई कर दीजिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एसएससी जेई से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हमेशा आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।